अमरीकी अफवाज के इनखला और तालिबान के ताकतवर होने के दौरान खाना जंगी के हालात से दो चार अफगानिस्तान में बैनुल-अक़वामी खबर रसा इदारे के लिए कवरेज कर रहे हिंदुस्तानी फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी जाँ बहक हो गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दानिश सिद्दीकी अफगान शहर कंधार के शोरिश ज़दा इलाके स्पेन बोल्दक में तस्वीर ले रहे थे, जबकि यहां तालिबान और सिक्योरिटी फोर्सेज में झड़प चल रही थी। पुलित्जर अवार्ड याफ्ता दानिश सिद्दीकी की मौत से सहाफत के शोबे में गम का माहौल है। वाज़ेह कि दानिश हिंदुस्तान में रॉयटर्स से वाबस्ता थे। दानिश सिद्दीकी को कई बैनुल-अक़वामी अवार्ड मिल चुके हैं। कोरोना के दौरान बहुत सारी तस्वीरों के जरिए दानिश ने दुनिया की तवज्जो खींची थी। दानिश सिद्दीकी के वालिद के मुताबिक हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने दानिश सिद्दीकी के जज्दे खाकी को हिंदुस्तान लाए जाने की यकीन दहानी कराई है। ऑफिशियली यह है कि वो अपने ऑफिशियल असाइनमेंट के ऊपर अफ़गानिस्तान में गए हुए थे। अपना जो भी उनका काम था वो कवर करने के लिए गए हुए थे और हमें आज आफ्टरनून बिफोर नून ऑफिस से खबर मिली कि वो उनके साथ ही हादसा हो गया है। और उसके बाद फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आई और उसके बाद उन्होंने बताया कि वो कोशिश कर रहे हैं और ट्रेस करने की जो भी है। और हम यही गुजारिश करेंगे उनसे कि वो जल्दी से जल्दी जो उनके रिमेन्स हैं उनको हम वहाँ से मंगाएं और हमको दें। वो बस ऐसा तो कुछ नहीं था, हमसे तो बात हो रही थी उनके फ़ोन पे, बहुत प्लेजेंट बात हो रही थी। इट वॉज क्वाइट कंफर्टेबल। परसों भी बात हुई थी हमारी, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। लगभग एक हफ्ते से ज़्यादा हो गए। डे बिफोर। दानिश को फोटोग्राफी का जुनून था। वो एक बेबाक सहाफ़ी थे। आलमी सतह पर उनके काम को कई मरतबा सराहा गया। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने दानिश सिद्दीकी के करीबी दोस्त बिलाल जैदी से बातचीत की। हमारे साथ यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद हैं जो दानिश सिद्दीकी के उनके दोस्त रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ बिलाल जैदी हैं। बिलाल भाई, अगर देखें तो दानिश की कौन सी यादें हैं? आप लोग तो करीबी साथी रहे, बिल्कुल उनको करीब से देखा, किस तरीके से उनके अंदर एक जोश रहता था बिल्कुल कवरेज को लेकर? नहीं, एक बहुत ही बहादुर जर्नलिस्ट थे और कभी भी अपना जो जर्नलिज्म था उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। कितना भी रिस्क हो, कोई भी साइड्स हो, किसी भी तरह से वो बहुत ही ऑब्जेक्टिव रहते थे एज ए जर्नलिस्ट। और पिछले 1-2 साल का अगर आप उनका काम भी देखें तो ठीक है, इंडिया के पहले पत्रकार थे जिन्हें पुलित्जर प्राइज़ मिला, ये बहुत बड़ा ऑनर है। लेकिन उसके बाद भी उनका जो एनर्जी थी और जो उनकी ड्राइव थी ज़मीन पे काम करने की, वो कम नहीं हुई। क्या राइट्स हैं, क्या को पैंडेमिक हो, जिस भी तरह की क्राइसिस हो कहीं भी देश में, इस रीजन में या बाहर भी, वहाँ पे वो जाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। और ये इस बैटलफील्ड में उनका देहांत होना ये एक और प्रूफ है कि उनका कमिटमेंट टू जर्नलिज्म जो था वो किसी भी पॉइंट पे कम नहीं हुआ और वो हमेशा लगे रहे इसी कोशिश में कि जहाँ तक वो सच को चेस कर सकें। अगर देखें तो दिल्ली के जो फसादात हों या फिर रोहिंग्यास का मामला हो, उस पर उन्होंने काफ़ी वर्क किया था। इस तरह की फ़ोटोज़ हमारे सामने आए। नहीं, देखिए, वो चीफ फोटोग्राफर थे रॉयटर्स जैसी एजेंसी के लिए, तो एक बहुत बड़ा पोजीशन होता है। एक इस तरह से कॉलोनी में एक छोटे से मोहल्ले से एक निकला हुआ लड़का चीफ फोटोग्राफर बनता है रॉयटर्स जैसी बड़ी एजेंसी का, तो वो अपने आप में ही बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और उसके चलते जहाँ जहाँ उनका काम उन्हें लेके गया वहाँ वो गए, चाहे वो पैंडेमिक की कवरेज हो, चाहे वो माइग्रेशन का जो क्राइसिस था वो हो, उससे पहले दिल्ली राइट्स हों या NRCCA के जो प्रोटेस्ट चल रहे थे उस वाला दौर हो, जो भी देश में क्राइसिस चल रही थी उस पे वो कोशिश करते थे कि वो साइट पे हों, जगह पे हों। बहुत ही एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ जिसे कहते हैं, वो हर बार एग्जिबिट करते थे। और ये इस पूरे दौरान बहुत गम है, बहुत अफसोस है, पूरी मीडिया फिटर्निटी को बहुत अफसोस है, यहाँ पे रहने वाले इलाके के जो लोग हैं उनको बहुत अफसोस है और पूरे देश को इस बात का अफसोस है कि इस तरह का एक बहादुर नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग जर्नलिस्ट एक बैटलफील्ड में हिंदुस्तान का, इंडिया का एक जर्नलिस्ट बैटलफील्ड में अपनी जान गंवाता है। तो ये गर्व की बात। क्या अभी उनके फादर अपील कर रहे थे भारत सरकार से, कह रहे थे कि दानिश के जो उनका जो जज्दे खाकी है उसको भारत लाने की कोशिश की जाए, तो किस तरह का माहौल है?
नहीं देखिए, फैमिली को फॉर्मल कम्युनिकेशन आया है, MEA से बात हुई है फ़ोन पे, लगातार टच में है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया की। ऊपर से हम और भी जो मीडिया नेटवर्क्स हैं उनसे हमें पता चल रहा है कि अफ़गानिस्तान का जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो उनकी एम्बेसी है इंडिया में, उनकी तरफ से भी काफ़ी वो फोर्थ कमिंग है, शायद मदद मिल रही है। तो परिवार को तो ये उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी उनके जो मॉर्टल रिमेन्स हैं वो इंडिया वापस आएंगे, और जो भी एजेंसीज़ जिस भी तरह की मदद कर सकती हैं उनसे उसी मदद की उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जो दानिश सिद्दीकी थे, सबसे बड़ी बात ये थी कि जामिया मिलिया इस्लामिया से उन्होंने पढ़ाई की और फिर वो एक पत्रकार बने, एक रिपोर्टर बने, और उसके बाद उन्होंने उसको रिज़ाइन किया और फिर फ़ोटो जर्नलिस्ट हो गए थे, और आज जो है अपने प्रोफेशन के लिए कहना चाहिए कि उनकी जान गई है। कैमरामैन फिरोज़ वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। चलिए आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के पटौदी में गुज़िश्ता दिनों हुए महापंचायत के दौरान मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयान देने के मुलजिम रामभक्त गोपाल शर्मा को गुरुग्राम की एक अदालत ने जबरदस्त झटका दिया। कोर्ट ने रामभक्त गोपाल की यह कहते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी कि ऐसे लोग मुल्क के लिए कोविड वबा से ज्यादा नुकसानदेह हैं। रामभक्त गोपाल इस वक्त अदालती तहवील में है और फिरका वाराना कशीदगी फैलाने की कोशिश का इल्जाम आयद करते हुए इस पर कई तरह के दफात लगाए गए हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने रामभक्त गोपाल को सख्त अल्फाज में डांट लगाई और कहा कि मजहब या जात की बुनियाद पर नाजेबा जबान का इस्तेमाल आजकल फैशन बन गया है और पुलिस भी ऐसे वाकयात से निपटने में बेबस नजर आती है। इस तरह के लोग जो नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, दरअसल इस मुल्क को वबा से ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। एनसीपी लीडर और वजीर बराए अक़लियती बहबूद नवाब मलिक ने हाल ही में नांदेड़ का दौरा किया। यहां इनकी आमद के मौके पर न्यूज़ 18 उर्दू के नुमाइंदे ज़मीर अहमद खान ने इनसे मुलाकात की और अक़लियती वजारत की जानिब से चलाई जा रही मुख्तलिफ स्कीमों के अमल आवरी में दरपेश मसाइल पर उनसे सवालात किए। इसके अलावा मुस्लिम रिजर्वेशन के मामले में महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से क्या कुछ पेशरफ्त की जा रही है और इस मामले में पाई जाने वाली कानूनी रुकावटों के बारे में भी सवाल किया गया। अक़लियती वजारत के रियासती वज़ीर जनाब नवाब मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। आज हम उनसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। मजमूई तौर पर हम देख रहे हैं कि उर्दू एकेडमी का जो मामला है उसकी अभी कमेटी नहीं बनी, उसके बजट के एलोकेशन के मसाइल है। ये पता चला है कि बहुत कम बजट है और वो भी दिया नहीं जाता। देखिए, उर्दू घर की तामीर महाराष्ट्र में हुई, मालेगांव का भी इफ्तिताह फिर से किया जाएगा बाकायदा। मुंबई में उर्दू घर बनाने की तजवीज़ है। जहाँ तक उर्दू एकेडमी का सवाल है, महाराष्ट्र में तमाम 3 पार्टियों की सरकार है। जितने भी बोर्ड है, कमेटीज़ है, किसी भी कमेटी का गठन नहीं हुआ है। तीनों पार्टी में कौन किस कमेटी पे कितने अहदेदार होंगे, ये जब तक फाइनल नहीं होगा कोई भी कमेटियों का गठन नहीं हुआ है। जब सब होगा तो उर्दू एकेडमी भी हो जाएगी। अभी आपके वजारत की तरफ से बचत गट के लिए एक स्कीम डिक्लेयर की गई है कि बड़ा सा बजट उनको दिया जाएगा। आमतौर पर मुस्लिम ख़वातीन घर में रहना पसंद करती है, तो आप इसके ज़रिए क्या मुस्लिम ख़वातीन को बचत गट से बाहर लाना चाहते हैं या फिर जनरल लोगों के लिए ख़वातीन के लिए किस तरह की? सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो 750 सेल्फ हेल्प ग्रुप माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसमें मुसलमान भी है, ईसाई भी है, सिख भी है। ऐसे सभी लोगों को 2-2 लाख रुपए का कर्ज दिया जाएगा ताकि इज्तिमाई तौर पे छोटा मोटा कारोबार अपने घरों से भी वो कर सकती हैं। इसलिए ये स्कीम बनाई गई है जिससे काफ़ी तादाद में लोगों को फ़ायदा मिलेगा। हम देखते हैं कि माइनॉरिटी जो मौलाना आज़ाद मालियाती कॉरपोरेशन है, उससे अगर कोई रोज़गार के लिए लोन लेना चाहता है तो उसको प्रॉपर्टी मॉर्गेज करना पड़ती है, इस तरह की शर्त रखी गई है। जबकि अन्ना भाऊ साठे का जो आर्थिक महामंडल है उसमें इस तरह की शर्त नहीं है। तो क्या मुसलमानों पे गवर्नमेंट को भरोसा नहीं है, वापस नहीं करेंगे? फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन ये अक़लियतों के लिए बनाया गया। कर्ज देने के लिए जिस तरह से कर्ज बांटे गए, जिन्हें ज़रूरत नहीं थी उन्हें बांटा गया। बड़े पैमाने पर कर्ज वापस नहीं हो रहे। अभी हम कुछ नई स्कीम बना रहे हैं जिसमें 50 लाख रुपए तक लोगों को कर्ज मिले। उनके प्रपोज़ल बैंक में जाएं, 10% बोर्ड देगी, 85% बैंक देगी, 5% खुद लाएं। और उसमें से जो मुख्यमंत्री रोजगार योजना है जिसमें जेंट्स के लिए 25% सब्सिडी है। अगर 50 लाख का लोन लेंगे तो 12.5 लाख रुपए माफ़ हो जाएंगे। औरतें अगर कोई कारोबार करने के लिए कर्ज लेगी तो उनका 35% माफ़ हो जाएगा। तो इस तरह से
सिर्फ 50,000 के कर्ज बांटने से लोग कारोबारी नहीं बन सकते। 50 लाख के लोन कैसे मिले, इसको लेके हम काम कर रहे हैं और माइक्रो फाइनेंस के लिए एक अलग तरीक़ेकार बना के जो छोटे छोटे कर्ज हों लोग उसे लें और अदा कर पाएँ, इस तरह के नए तरीके से भी कुछ हम तरतीब बिठाने का काम करेंगे। मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर भी बात उठती है, बार बार रिवायती जवाब आता है कि कोशिश हो रही है, तो अमली तौर पर इस तरह की कोई प्रैक्टिकली कोशिश क्यों नहीं दिख रही है, क्या मसला है? 2018 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया जिसमें रियासतों के तमाम अख्तियारात ख़त्म हो गए, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी रिजर्वेशन देना है स्पेशल बैकवर्ड क्लास का तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है, जिसको लेके मराठा आरक्षण का भी मामला इल्तवा में पड़ गया। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से रियासती हुकूमतों को हक नहीं, तो ये हमें लगता है कि फ़िलहाल जब तक कोई अमेंडमेंट केंद्र सरकार नहीं करती, रियासती हुकूमतों के अख्तियारात ख़त्म हो गए हैं। जब वो कोई अमेंडमेंट होगा तब जाके हमारा भी मसला आगे जा सकता है। यूनिटी कमीशन के चेयरमैन का भी होगा? बिल्कुल, जब तक सब पार्टियों से बैठकर सारी कमेटियां नहीं बनेगी तब तक ये सारे जो भी चीज़ें हैं वो रुकी हुई है। वक्फ बोर्ड जो कानूनी तौर से बनाना था उसमें बहुत सारे लोगों के अपॉइंटमेंट हो गए हैं, 1-2 अपॉइंटमेंट है वो भी जल्दी हो जाएंगी। जी, ये थे नवाब मलिक साहब जो हमसे बात कर रहे थे, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उन्होंने बात की। मैं ज़मीर अहमद खान, न्यूज़ 18 उर्दू, नांदेड़। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने आज मुंबई में आजहानी अदाकार दिलीप कुमार की बेवा सायरा बानो से मुलाकात की। मुख्तार अब्बास नकवी ने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी। सायरा बानो से मुलाकात करके मुख्तार अब्बास नकवी ने मरहूम दिलीप कुमार साहब के तईं ताज़ियत पेश की। आगे बढ़ेंगे। ईद उल अजहा में खुसूसन बड़े जानवरों की कुर्बानी के ताल्लुक से इजाज़त न देने और अपने मौक़िफ़ को वाज़ेह न करने के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में मफाद आमा की अर्ज़दाश्त दाखिल की गई। अर्ज़दाश्त में कुर्बानी की इजाज़त और इस ताल्लुक से दीगर सहूलियात का मुतालबा किया गया है। अर्ज़दाश्त में बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस गिरीश कुलकर्णी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच के सामने दाखिल की गई है। अर्ज़दाश्त में मुअज़्ज़ज़ जजों से फरीज़ा कुर्बानी की अदायगी और 3 रोज़ कुर्बानी के लिए देवनार मस्बह में हिफाजती बंदोबस्त और दीगर इंतजामात किए जाने का मुतालबा किया गया है ताकि कुर्बानी का गोश्त लाने और ले जाने में कोई दिक्कत ना हो। साथ ही कुर्बानी करने और 2 अफराद को मज़बह में जाने की इजाज़त का मुतालबा किया गया है। तो वहीं ईद उल अजहा के मौके पर समाज दुश्मन अनासिर से निपटने के लिए अकोला जिला में पुलिस की जानिब से एहतियाती इक़दाम उठाए जा रहे हैं। इस सिलसिले में पुलिस स्टेशनों में उलमाए कराम और दीगर सरकर्दा अफराद को मदऊ करके इनके मसाइल जानने की कोशिश की जा रही है। साथ ही पुलिस की जानिब से मुसलमानों से अपील भी की जा रही है कि एहतियात के साथ कुर्बानी का फरीजा अंजाम दिया जाए, किसी के जज्बात मजरूह न हो, इस बात का खास ख्याल रखा जाए। या ठिकाणी सर्व आतरून लोहारा गायगाव या ठिकाणी सर्व मौलवी सर्व प्रतिष्ठित लोक या गावातील बोलवून यांची बकरी संबंधाने आज मीटिंग घेण्यात आली। या मीटिंगमध्ये त्यांना सर्व प्रकारच्या सूचना देण्यात आल्या, गावातील काही समस्या जाणून घेतल्या, गावातल्या काही समस्याचं आता निराकरण या ठिकाणी झालेलं आहे आणि तसेच बकरी ईद हा सण आपल्याला अत्यंत शांततेपणे पार पाडायचा आहे, त्यासाठी त्यांना सूचना देण्यात आली। महाराष्ट्र के मुस्लिम अक्सरियती शहर भिवंडी में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से ईद उल अजहा से मुतालिक एक अहम मीटिंग तलब की गई, जिसमें शहर के तमाम महकमों के अफसरान मौजूद थे। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से अपील की गई कि कुर्बानी करते वक्त कानून और मजहबी पासदारी का ख्याल रखा जाए। कुर्बानी के मौके पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से पानी, सफाई और दीगर तमाम सहूलियात मुहैया कराई जाएंगी। जैसे गए साल हमने त्यौहार मनाया था, उसी तरह इस साल भी त्यौहार मनाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का जो गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस को मद्देनज़र रखते हुए, वो कायदे को मद्देनज़र रखते हुए हमको हमारा त्यौहार मनाना है। तो उस त्यौहार के हिसाब से हमने क्या किया है कि सेंटर जो गवर्नमेंट के आदेश है कि सेंटर नहीं होंगे तो सेंटर के ऊपर हमने कलेक्टिंग सेंटर रखा हुआ है। जिस तरह गए साल कुर्बानी हुई थी
उसी तरह इस साल भी इंशाल्लाह कुर्बानी होगी और कॉरपोरेशन का पूरा स्टाफ वहाँ पर रहेगा, पानी का टैंकर रहेगा, सफाई के लिए लोग रहेंगे, पूरा डिपार्टमेंट रहेगा, कोई चीज़ की बस लोग जो है कोविड के रूल जो है वो रूल को फॉलो करते हुए काम। औरंगाबाद के तारीखी आसार जिनमें बीबी का मकबरा, दौलताबाद का किला और घर शिनुश्योर मंदिर शामिल हैं, इनकी तज़ीन नौ की जाएगी। महकमा आसार कदीमा इन तारीखी मकामात को सयाहों के लिए पुरकशिश बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस बात की जानकारी आसार कदीमा के सुपरिटेंडिंग ऑफिसर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। महकमा आसार कदीमा ने बीबी का मकबरा की 5 साल के लिए तज़ीन नौ और निगहदाश्त की जिम्मेदारी मल्टीनेशनल कंपनियों को सौंपने पर रजामंदी जाहिर की है। मेरा इच्छा है, क्योंकि इंडिया में ASI बहुत ही कम मॉन्यूमेंट्स को रात को 10 बजे तक खोल के रखते हैं, और बीबी का मकबरा आप देखेंगे तो ये डेक्कन का ताज है, और अभी जो इल्यूमिनेशन है बहुत कम है, आप चारों एरिया नहीं देख पाते, खाली बीच का मीनार, ये जो मकबरा है उसी के ऊपर हम इल्यूमिनेशन करते हैं। मैंने आपको जिस तरह से दिखाया कि फराड साहब का इच्छा था, MTDC भी हम भी चाहते हैं कि लोगों को अच्छा दे। आगा खां पैलेस को हमने इल्यूमिनेट किया है, उस तरह से इसको भी अगर इल्यूमिनेशन हो जाता है तो जो टूरिस्ट रात को आ रहे हैं उनको एक अच्छा परसेप्शन मिलेगा मॉन्यूमेंट का। बीबी का मकबरा का ऑलमोस्ट 5 करोड़ के करीब का एस्टिमेट था, विथ 5 years मेंटेनेंस, क्योंकि ASI का कंडीशन ये है कि कोई भी इल्यूमिनेशन करेगा तो उसको 5 years का उसका मेंटेनेंस भी देखना पड़ेगा। अजमेर में महंगाई के खिलाफ जारी कांग्रेस की मुहिम के एक हिस्से के तौर पर कांग्रेस के जरिए पैदल मार्च निकालकर आज मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला जलाया गया। कांग्रेसी कारकुनों ने अपना मार्च कांग्रेस के दफ्तर से पैदल शुरू किया और शहर के मुख्तलिफ बाजारों से होते हुए गांधी भवन चौक तक मार्च किया, जहां कांग्रेसियों ने मरकजी हुकूमत के अलामती पुतले के रूबरू अपने बाल मुंडवाए और नारे लगाते हुए इस मुजस्समे को नजरे आतिश किया। मरकजी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कांग्रेस ने कहा कि मरकजी हुकूमत महंगाई के जरिए गरीबों का खून चूस रही है। महंगाई ने चरम सीमा पर आसमान छू लिया है और लोगों का इतना विरोध होने के बावजूद मोदी जी आपने हटकर्मिता कर दी है। जहां आप हमारे देश के अंदर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर जब हम देख रहे हैं कि कच्चा तेल इतना सस्ता है, उसके बावजूद आज तेलों के भाव आसमान छू रहे हैं। 110 रुपये पेट्रोल और 100 रुपये डीजल, 850 रुपये गैस, 200 रुपये किलो जो है खाने का तेल, 150, 200 रुपये तक जो है दालें पहुंच गई। तो मोदी जी आप क्या चाहते हैं? एक तो महामारी और ऊपर से जो है आपकी महंगाई की मार। आज हमने यहाँ जो मोदी जी की एक शव यात्रा निकाली है, जो शहर जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय से गांधी भवन पर लाकर उनको जो है यहाँ उनका अंतिम संस्कार किया है। हम मोदी जी अब तो जनता त्रस्त हो गई है, अब हमारे पास कोई चारा नहीं। अगर आपने बढ़ी हुई रेटें वापस नहीं ली तो अब जनता। कर्नाटक में दिन के औकात में नाफिज लॉकडाउन खत्म हो चुका है, लेकिन ज्यादातर आवाम के लिए रोजी रोटी का मसला अब भी बरकरार है। इस सूरत हाल को देखते हुए बेंगलुरु में अंजुमन अल अंसार और सदाए इत्तिहाद तंजीम के तहत 1000 खानदानों में राशन किट्स तकसीम किए गए। शहर के मनगबन पालिया इलाके में मस्जिद बिलाल के आसपास रहने वाले हिंदू मुस्लिम तमाम मजाहिब के मुतासरा खानदानों में इमदाद तकसीम की गई। राज्यसभा के रुकन डॉक्टर नासिर हुसैन और साबिक रियासती वजीर रामलिंगा रेड्डी ने इस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुकर्रीन ने सदाए इत्तिहाद के सरपरस्त मुजाहिद अली बाबा, अंजुमन अल अंसार के सदर सैयद सरदार की समाजी खिदमत की सताइश की। सदाए इत्तिहाद और अंजुमन अल अंसार की तरफ से हमें ये हर इंसान को ये किट देने का मुहिम शुरुआत करके सब लोगों को, हिंदू मुसलमानों को भेदभाव नहीं से हर इंसान को हमें किट देने का काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह और आगे बढ़ के काम करेंगे। सदाए इत्तिहाद से और अंजुमन अल अंसार से काम करते रहेंगे, ऐसे ही काम करते रहेंगे। आप तमाम लोगों को पता है कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ था, इसमें बहुत सारे लोगों को, स्पेशली जो डेली वेजर्स थे, जो माइग्रेंट वर्कर्स है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, गरीब लोगों को बिल्कुल खाना नहीं मिल रहा था, क्योंकि उनको दिहाड़ी उनकी मिलती नहीं थी। सुबह में जाके शाम में काम करके आने वाले लोग थे, काम नहीं रहने की वजह से, पैसा नहीं रहने की वजह से कुछ खरीदारी भी नहीं हो रही थी, मार्केट भी बंद थे। इन्होंने अपने पे लेके लोगों के घर घर खाना पहुंचाना, राशन पहुंचाना, तरकारी पहुंचाने का काम किए हैं। लॉकडाउन खत्म होने के बावजूद भी, क्योंकि अभी भी लोगों को काम नहीं मिल रहा, इन्होंने अपनी तरफ से कई हजारों लोगों।
भोपाल के हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलने की एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। नाम बदलने की सियासत भोपाल रुकने पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा के उस बयान से शुरू हुई है जिसमें उन्होंने रेलवे की सेंट्रल स्टैंडिंग कमेटी और राज्यसभा में मामला उठाने की बात कही है। वाज़ेह है कि भोपाल रुकने पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा ने रेलवे की स्टैंडिंग कमेटी में हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने की बात की है। 6 माह कबल भी बीजेपी लीडर प्रभात झा ने हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलने की पैरवी की थी। वाज़ेह है कि स्टेशन की तामीर 1905 में की गई थी। इब्तिदा में इसका नाम शाहपुर था। 1979 में जब रेलवे ने हबीबगंज स्टेशन की तौसी की और रेलवे को जमीन कम पड़ी तो भोपाल के हबीब मियां ने रेलवे को मतलूबा जमीन मुफ्त में फराहम की थी और रेलवे ने हबीब मियां के ताउन पर स्टेशन का नाम हबीबगंज रखा था। कोरोना वबा के दौरान बाहिमी इमदादो इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम पे हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा जिला में गश्त कर रही। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की अशद जरूरत है। आइए एक नजर डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं।